नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। हाँ, तो दुग्गल साहब ने बेंगलोर राइट्स का एनालिसिस किया। चलिए कुछ सेकुलर ज्ञान की डोजेस ले लेते हैं। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे दोस्तों हमारी कहानी दो में बढ़ जाती है। एक तरफ पुलिस क्या कहती है और एक तरफ लोकल लोग क्या कहते हैं, या एसटीपीआई पार्टी क्या कहती है। अकॉर्डिंग टू बूम लाइफ फैक्ट चेक रिपोर्ट, बूम लाइफ एक बहुत ही रिलायबल फैक्ट चेकिंग वेबसाइट है। इनके अकॉर्डिंग पुलिस ने कहा कि पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और अलग अलग टीम्स बनाई नवीन को पकड़ने के लिए, अरेस्ट करने के लिए। लेकिन एसटीपीआई पार्टी का कहना है कि पुलिस ने टाइम पर एक्शन नहीं लिया और उल्टा टाइम मांगा कि वो अरेस्ट करेंगे। 9:30 बजे पुलिस की टीम वापस लौटती है स्टेशन पर एम्प्टी हैंडेड। इन्होंने नवीन को अरेस्ट नहीं किया, लेकिन जो भीड़ है, जो मॉब है, वो अज्यूम करता है कि नवीन पुलिस वैन में बैठा है और पुलिस से डिमांड करता है कि नवीन उनको सौंप दिया जाए। और पुलिस क्लैरिफाई करती है कि अभी अरेस्ट नहीं किया उन्होंने नवीन का, तो मॉब पुलिस के अगेंस्ट हो जाता है। इसमें गलत क्या है? पुलिस का पहला काम था कि जो भीड़ वहां इकट्ठा हुई थी उसे तितर बितर किया जा सके। जो मॉब पुलिस की गाड़ी जलाने के मकसद से इकट्ठा हुई हो, जो लोग नवीन को उन्हें सौंपने की बात कर रहे हो ताकि उसे मार सके, अगर पुलिस गिरफ्तार कर उसी समय वैन में ले जाती तो वो गाड़ी भीड़ उस गाड़ी को आग लगा देती। नवीन को मुसलमानों द्वारा लिंचिंग से बचाने के लिए पुलिस एमएलए के घर जरूर रही होगी कि पहले भीड़ को हटाया जाए तब नवीन को अरेस्ट किया जाए। वैसे भी पुलिस स्टेशन के बाहर नाराए तब्दीर का नारा दिया जा रहा था, जोर जोर से चिल्लाया जा रहा था। ये मेरा एनालिसिस है राठी के दूसरे पक्ष यानी कि दंगाइयों पर। एक बात समझ नहीं आती दोस्तों, 2 घंटे नवीन को अरेस्ट नहीं किया तो ऐसा क्या हो गया? कैसे इस बात को जस्टिफाई किया जा सकता है कि वो लोग दंगा करने लगे? तो वली, आप एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, एक ऑफेंसिव सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, दिल पे मत लेना। ओहो, वली रहमानी, आइए आपको कुछ दिखाता हूँ। हिंदुस्तान हिंदुस्तान अगर मोदी जी तक आवाज पहुंच गई होगी तो वो समझ गए होंगे कि हिंदुस्तान के लोग जाग गए हैं और 2019 में उसे उखाड़ के फेंक देंगे। ये वीडियो अक्टूबर 2000 का है, मध्य प्रदेश इलेक्शंस के चुनाव प्रचार के समय का। मुख्य अतिथि उमर खालिद और कन्हैया कुमार। 30-35 मिनट का वीडियो है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अच्छा, इस रैली का एक मकसद था डर का माहौल क्रिएट करना। नहीं, आप सुनिए। मैं कल का वाक्य बता दूं आपको। मैं भोपाल से वापस आ रहा था ट्रेन से, स्लीपर क्लास से ट्रैवल कर रहा था। अब अडानी तो हूं नहीं मैं, तो अब मैं बाथरूम जाता हूँ, टॉयलेट जाता हूँ। टॉयलेट में जब मैं वापस बाहर निकलता हूँ तो एक इंसान मेरे सामने आता, कहता वली रहमान। अब आप हंसने वाली बात नहीं है, ये बहुत ही, आप समझिए, वो कहता वली रहमानी। तो ये आई एम श्योर कन्हैया भाई के साथ भी, उमर भाई के साथ भी, मीरान भाई, नदीम भाई और बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा। कहते वली रहमानी। तो उस वक्त मेरे दिल में दो बातें चल रही है, शायद वो इंसान है जो मेरे काम की कदर करता है, या शायद ये आरएसएस की नफरत वाली फैक्ट्री से निकला हुआ प्रोडक्ट है। तो आज बचपन से मैं ट्रेन में ट्रैवल करता हूं अपने मां बाप के साथ, कभी इतना डर नहीं लगा मुझे। आज ऐसा माहौल क्यों है? 5 साल में के लोग ट्रेन में ट्रैवल करने से डरते हैं, मेट्रो में ट्रैवल करने से डरते हैं। ऐसा नहीं था मेरा हिंदुस्तान, मेरे भाई, ऐसा नहीं था। मुझे भी बेखौफ होकर ट्रेन में ट्रैवल करना है, मुझे भी बेखौफ होकर ओला कैब में ट्रैवल करना है, मेट्रो में ट्रैवल करना है। तो मतलब ये वली ट्रेन में चढ़ा बंगाल से, फिर किसी ने इससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो ये असमंजस में आ गया कि ये प्रशंसक है या विरोधी है आरएसएस वाला। मतलब ऐसी घटिया स्क्रिप्ट बॉलीवुड सी ग्रेड भी नहीं बनाता। जो बंदा खुले में मोदी जी के खिलाफ जहर उगल रहा था, वो ट्रेन में चलने से डर रहा था। कैसे कैसे चूतियों को राठी अपने शो पर बुलाता है, अब आप सोच लीजिए। इस वली की ऑडियंस भी उतनी ही बड़ी चूतिया है जो इनके इस घटिया स्टोरी को मान लेती है। क्या कर सकते हैं, आखिर मदरसा फैक्ट्री से निकले हुए गवार जो हैं। तो वली, आप एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, एक ऑफेंसिव सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, दिल पे मत लेना। अगर आपके आसपास कोई प्रॉफिट मोहम्मद के अगेंस्ट कोई पोस्ट कर दे या गाली दे उन्हें, तो आप भी क्या हथियार उठाने लग जाओगे, वायलेंट हो जाओगे उसको लेकर? नहीं, ये सवाल आई डोंट थिंक इज एब्सोल्युटली ऑफेंसिव, एट ऑल ऑफेंसिव। क्योंकि आई थिंक कि हम एक डेमोक्रेटिक देश में रह रहे हैं, यहाँ का एक कानून है
और हम सब की ये जिम्मेदारी है, एंड इस्लाम का खुद एक रूल है कि आप जिस लैंड पे हैं यू शुड फॉलो द रूल ऑफ दैट लैंड। और अगर हमारे देश में कानून है तो उस कानून के हमें हद में रहकर कुछ भी काम करना है। ऑफ कोर्स अगर प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के खिलाफ कोई भी पोस्ट होता है, इट हर्ट्स मी। और स्टेज शेयर करो किसके साथ? उमर खालिद, कन्हैया कुमार, जो फेमस ही हैं एंटी नेशनल नारों के लिए। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं से लेकर सीए प्रोटेस्ट में लोगों को भड़काने तक। आज तक किसी मुसलमान की नागरिकता नहीं गई, पर इन्होंने जितना हो सकता था मुसलमानों को भड़काया। ये सब तो राठी और रहमानी जैसों के लिए कॉमन सी बात है। मुझे दोस्तों जो खटका वो ये था कि छत्रपति शिवाजी महाराज की स्टोरी सुनाने का क्या मकसद था। देश के 90% मुसलमान लोग खुद को अरब के वंशज मानते हैं, मुगलों के वंशज मानते हैं। नहीं, वो कहते हैं ना कि हमने हिंदुओं पर 800 साल राज किया। उनके लिए तो इसने शिवाजी की कहानी सुनाई नहीं होगी, क्योंकि मुसलमान के लिए आइडल तैमूर, अकबर, बाबर, औरंगजेब, गजनी जैसे लोग हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं हैं। ये जानबूझकर बोला गया ताकि एक बार फिर से वीर सावरकर जी को बदनाम किया जाए। अगर मैं एक छोटा एग्जांपल दूं शिवाजी के लाइफ से। बिल्कुल बिल्कुल। शिवाजी के आर्मी ने जब एक मुस्लिम गवर्नर को डिफीट किया, तो मैं मुस्लिम गवर्नर का नाम भूल रहा हूँ, उनका रियासत का नाम भूल रहा हूँ। तो उनके जो शिवाजी की जो आर्मी थे, उनकी आर्मी ने उस मुस्लिम गवर्नर की बहू को उठाकर ले आया, किडनैप करके लेकर गया। तो शिवाजी जब देखे तो आग बबूला हो गए। वो कहे तुमने ये क्या किया? दिस इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। अभी एक बार में जाकर फौरन जाओ और इस मुसलमान लड़की को उसके घर तक छोड़ कर आओ। तो सावरकर अपनी किताब में लिखता है कि शिवाजी को उनकी बहू को लौटाना नहीं चाहिए था, बल्कि रख लेना चाहिए था। अच्छा, तो सावरकर की आइडियोलॉजी है कि बहू को रख लेना चाहिए था, पर हिंदुइज्म और शिवाजी की आइडियोलॉजी है कि जस्टिस का प्रिंसिपल ये है कि लौटा देना चाहिए था। दिस इज हमारी लड़ाई फॉर द सेक ऑफ जस्टिस। पर हम इस हद तक नहीं जाएंगे कि किसी औरत को रेप करें, किसी को अपने घर ले आकर उसको बंधन बनाकर, स्लेव बनाकर। सो आई थिंक शिवाजी इज एन एग्जांपल ऑफ हाउ अ हिंदू मैन शुड लीड हिज लाइफ एंड नॉट सावरकर। थोड़ा समय चाहिए आपका, इसका पूरा सच आज आपको बताऊंगा। ये आर्टिकल लिखा गया है scroll.in में, और लिखने वाले का नाम है एजाज अशरफ। ऑब्वियसली एजाज इंटेलेक्चुअल्स के आंखों के तारे होंगे ऐसे आर्टिकल्स लिखने के वजह से। स्क्रॉल का इस आर्टिकल का टाइटल है रीडिंग सावरकर, हाउ अ हिंदुत्व आइकन जस्टिफाइड द आइडिया ऑफ द रेप एज अ पॉलिटिकल टूल। The controversial figure castigated Maratha ruler Shivaji for sending back the daughter-in-law of a Muslim governor of Kalyan, whom he defeated. इस आर्टिकल को सावरकर जी द्वारा लिखी किताब 6 Glorious Epochs of Indian History के रेफरेंस को कोट करके लिखा गया है, और कंक्लूड किया गया है कि सावरकर जी पॉलिटिकल रेप को पैरवी करते थे। ये सरासर झूठ है दोस्त। चलिए वो पैराग्राफ भी पढ़ देता हूं। इवन नाउ वी प्राउडली रिफर टू द नोबल एक्ट्स ऑफ छत्रपति शिवाजी एंड चिन्नाजी अप्पा व्हेन दे ऑनरेबली सेंट बैक द डॉटर इन लॉ ऑफ अ मुस्लिम गवर्नर ऑफ कल्याण एंड द वाइफ ऑफ द पोर्चुगीज गवर्नर ऑफ बेसिन। चलिए वो पैराग्राफ भी पढ़ देता हूं। Even now we proudly refer to the noble acts of Chhatrapati Shivaji and Chinnaji Appa when they honorably sent back the daughter-in-law of the Muslim governor of Kalyan and the wife of the Portuguese governor of Besin, respectively. But is it not strange that when they did so, neither Shivaji Maharaj nor Chinnaji Appa should ever remember the atrocities and the rapes and the molestation perpetrated by Muhammad of Ghazni, Muhammad of Ghori, Alauddin Khilji and others on thousands of Hindus, ladies and girls? Did not the plaintive screams and pitiful lamentations of the million of molested Hindu women which reverberated throughout the length of and breadth of the country reach the ears of Shivaji Maharaj and Chinnaji Appa? सावरकर जी की ये किताब 1963 में छपी।
तब तक उन्होंने 1947 के देश भर में हुए दंगों को देखा था। मुसलमान दंगाइयों द्वारा रेप करना और जबरन धर्म परिवर्तन करने की कहानियां शहर भर में गूंज रही थी। नहीं, ऐसा नहीं है कि सिखों और हिंदू रेप, कत्ल, अगवा करने जैसी नीच हरकतें नहीं कर रहे थे, पर मुसलमानों द्वारा ये कुछ ज्यादा ही सुनियोजित तरीके से किया जा रहा था। कई सारे एक्सपर्ट्स लिखते हैं 1966 में उनकी मृत्यु से पहले तक वो मुस्लिम एट्रोसिटीज ऑन हिंदूज इन ईस्ट पाकिस्तान की खबरें सुनते रहे, जिनमें जबरन धर्म परिवर्तन, रेप, सेलिंग मूवमेंट भी शामिल था। तो वीर सावरकर जी जब ये लाइंस लिख रहे थे तो मस्तिष्क में उनके 1947 का समय चल रहा होगा। इस पैराग्राफ के थ्रू वो छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए कहना चाह रहे हैं कि अगर उस समय हमारी औरतों को, जिनको जबरन धर्म परिवर्तन किया गया था या एडप्ट कर लिया गया था, उन्हें जंग जीतने के बाद वापस हिंदुइज्म में आने का मौका दिया जाता, तो जो 1957 के दंगे में एब्डक्शन एंड फोर्सफुल कन्विक्शन नहीं देखना पड़ता, हो सकता है ये पॉसिबिलिटी होती। सावरकर मानते थे जो अपनी इच्छा से इस्लाम कबूल कर चुका है उससे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, और जो फोर्सफुली कन्वर्ट किया गया था वह घर वापसी करना चाहता है तो पूरे जोरों से उसका स्वागत करना चाहिए। इसको आप एब्जॉर्प्शन एंड रिहैबिलिटेशन भी कह सकते हैं। दोस्तों, जो सावरकर दलितों के मंदिर में जाने के पक्ष में थे, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन की बात करते थे, वो क्या कभी पॉलिटिकल रेप की तो जस्टिफाई करेंगे? आप खुद सोचिए। एक पैराग्राफ को उठाया गया एक मुस्लिम जर्नलिस्ट द्वारा, लेफ्टिस्ट पोर्टल पर लिखकर बकवास सी एक कंक्लूजन कर दिया गया। मैं एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप उसे जरूर पढ़ें, बहुत कुछ समझ पाएंगे आप। और यहाँ दो राठी और वली रहमानी जैसे जाहिलों ने, जिन्होंने सावरकर को कभी नहीं पढ़ा है, अपने ही दुनिया के आर्टिकल को घसीटे जा रहे हैं और सावरकर जी को बदनाम कर रहे हैं। और अगर बेंगलोर की बात करूं तो क्या प्लान बनाया जाता है, 1000 की भीड़ पुलिस स्टेशन और एमएलए का घर घेर लेती है, उसे आग लगा देती, 300 गाड़ियां फूंक देती, एटीएम लूट लेती। यूं ही नहीं, पत्थर और पेट्रोल तुरंत मिल जाता है, सब इनके घर में स्टोर्ड रहता है। वैसे तो हलाला की पैदाशों को पेट्रोल महंगा लगता है, पर शहर जलाते वक्त इन सबको पेट्रोल सस्ता दिखता है। चलो, अब 500,000 के चक्कर में बुल्ला भाईजान की गोश्त की दुकान भी बिकेगी और घर भी बिकेगा। जेल हुई सो अलग। वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना जरूर करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।